तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर 2 का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने आपको रिलेशन बिटवीन Na एंड Ac तक पढ़ाया था। तो अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7, यूनिट वेट, जिसको हम डिनोट करते हैं गामा से, और या फिर इसको हम डेंसिटी की टर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, उसको हम रो से डिनोट करते हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना होगा आपको। अगर हम यूनिट वेट की बात करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे गामा से, और अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे तो उसको हम डिनोट करेंगे रो से। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूनिट वेट में हम बात करेंगे बल्क यूनिट वेट की। बल्क यूनिट वेट को रिप्रेजेंट करते हैं गामा बल्क, गामा के आगे छोटा बी ऐसे इस सफिक्स में, या फिर सिंपल गामा लिख के। तो दोस्तों इसको हम बल्क डेंसिटी भी बोल सकते हैं, और अगर हम बल्क डेंसिटी की फॉर्म में इसको दिखाएंगे तो इसको ऐसे रो बल्क की फॉर्म में लिख के दिखाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल वेट ऑफ सॉइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यानी कि चलिए मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। सपोज हमारे पास में ये कोई एक ग्राउंड है, तो ये हमारे पास में एग्जिस्टिंग ग्राउंड है फ्रेंड्स, और इस ग्राउंड के अंदर सॉइल प्रेजेंट है। अब फिलहाल ये जो सॉइल है ये नेचुरल कंडीशन में है, जैसी एनवायरनमेंट की कंडीशन है ऐसी ही कंडीशन में ये सॉइल है। तो दोस्तों बल्क यूनिट वेट अगर हमको निकालना होगा, तो अगर हम बल्क यूनिट वेट निकालेंगे तो हमें इसमें से थोड़ा सा सैंपल लेना होगा सॉइल का। तो उसका सॉइल सैंपल का जो वेट होगा यहाँ पे वो लिखेंगे टोटल वेट अपॉन इसी सैंपल की टोटल वॉल्यूम। तो दोस्तों ये हमारे पास में बल्क यूनिट वेट हो जाएगा, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। और इसकी और भी यूनिट्स होती हैं, वो कन्वर्ट करके जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एटसेट्रा हम लोग ये वाली यूनिट्स यूज़ करते हैं। तो दोस्तों एग्जिस्टिंग कंडीशन वो कंडीशन होती है जो नेचुरल कंडीशन में, फ़िलहाल जैसे शाम का टाइम हो रहा है तो इस टाइम पे मौसम जो है बाहर का वो नॉर्मल है, तो जो सॉइल है ग्राउंड में मौजूद वो भी उसी कंडीशन में है। तो इस टाइम अगर बाहर बारिश हो रही होती तो बाहर का ग्राउंड पूरा भीग चुका होता, और वो जो सॉइल है ग्राउंड में उसमें पूरा पानी भरा होता, तो वो सैचुरेटेड कंडीशन में हो जाती। तो एग्जिस्टिंग कंडीशन जो भी हो, एग्जिस्टिंग कंडीशन से हम सॉइल का सैंपल उठाएंगे, उसका वेट और उसकी वॉल्यूम का रेशो बल्क यूनिट वेट कहलाएगा। तो डेफिनेशन हमने समझ ली है। तो टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू गामा बल्क। और अगर हम इसको डेंसिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो फ्रेंड्स आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा छोटी क्लास में, जो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी की ये डेफिनेशन रटवाई जाती है छोटी छोटी क्लासेस में कि व्हाट इज डेंसिटी, तो हम बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे वही है, सेम टू सेम फार्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अगर हम मास की फॉर्म में शो करते हैं तो रो आ जाता है, डेंसिटी रो या फिर रो बल्क। तो चीज़ दोनों सेम ही है, बस इसको एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। यहाँ पे हम वेट लेते हैं, यहाँ मास, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के बात करते हैं दोस्तों अगली यूनिट वेट की। अगला यूनिट वेट होता है सैचुरेटेड यूनिट वेट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा सैचुरेटेड से। और अगर हम बोलेंगे सैचुरेटेड डेंसिटी, तो अगर हम सैचुरेटेड डेंसिटी इसको बोलते हैं तो हम इसको शो करेंगे रो सैचुरेटेड से। तो जैसा कि हम नाम से ही पता चल चुका है कि ये सॉइल सैचुरेटेड कंडीशन में है, तो सैचुरेटेड वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, यानी कि वही सॉइल जो ग्राउंड में मौजूद थी अब वो पूरी की पूरी सैचुरेटेड हो चुकी है। तो जब उसका वेट लिया जाएगा वो सैचुरेटेड वेट होगा, और उसकी टोटल वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में गामा सैचुरेटेड निकल के आएगा। तो गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू डब्ल्यू सैचुरेटेड अपॉन वी टी। और अगर इसी को हम डेंसिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, तो डब्ल्यू सैचुरेटेड की जगह यहाँ पे एम सैचुरेटेड यानी कि सैचुरेटेड मास अपॉन टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, और हमारे पास में ये रो सैचुरेटेड हो जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन में जब सॉइल पूरी सैचुरेटेड हो जाती है तो उसका S = 1 होता है,
यानी कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% होती है। तो सैचुरेटेड सॉइल में क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल हो जाते हैं। कि जैसे कि ये अगर आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है तो इसके अंदर पूरा का पूरा पानी भर चुका है, तो ये सैचुरेटेड सॉइल है। तो इस कंडीशन में इस सैंपल का जो वेट है वो होगा वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स। और इसका जो वॉल्यूम होगा टोटल वो होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, या फिर आप वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स भी लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट यूनिट वेट की तरफ बढ़ते हैं। ड्राई यूनिट वेट, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे गामा डी से। और अगर हम इसको बोलें कि अगर हम ड्राई डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रो डी से। तो चलिए, जब ये ड्राई यूनिट वेट हम निकाल रहे हैं तो एक बात तो क्लियर है कि इसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 हो जाएगा क्योंकि ये ड्राई सॉइल की बात कर रहे हैं। तो ड्राई सॉइल का अगर हम यूनिट वेट निकालेंगे उसको बोलेंगे ड्राई यूनिट वेट। तो ड्राई यूनिट वेट अगर निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर में लिखेंगे ड्राई वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ड्राई वेट को हम शो करेंगे WD से और टोटल वॉल्यूम को डिनोट करेंगे VT से। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि ड्राई सॉइल का वेट जो होता है वो वेट ऑफ सॉलिड्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे WD को रिप्लेस कर दिया WS यानी कि वेट ऑफ सॉलिड्स से, और डिनोमिनेटर में हमारे पास में VT रहेगा। तो हमारे पास में गामा डी निकल के आ गया WS अपॉन VT। चलिए अब हम वही सेम चीज़ है, वही पैटर्न है। अगर हम इसको डेंसिटी की फॉर्म में दिखाना चाहेंगे तो डेंसिटी की फॉर्म में हम इसको दिखाएंगे रो डी इक्वल टू ड्राई मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ड्राई मास को हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉलिड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। आप सब लोग जानते हैं कि ड्राई सॉइल में जो टोटल वेट ऑफ सॉइल होता है वो वेट ऑफ सॉलिड्स के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम टोटल वेट की बात कर लेते हैं। तो क्योंकि वेट ऑफ एयर 0 होता है, तो वेट ऑफ एयर 0 होता है, इसलिए इस पूरे ड्राई सैंपल का जो वेट है वो वेट ऑफ सॉलिड्स के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे टोटल वेट इक्वल टू WS। टोटल वॉल्यूम यहाँ पे हमारे पास में निकल के आती है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। दोस्तों, एयर का वेट 0 होता है लेकिन वॉल्यूम कभी 0 नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पे VS प्लस VA लेंगे। और VA इक्वल टू VB है क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा जो वॉइड है वो हवा से भरा हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल हैं, इसलिए VA को हमने VB से रिप्लेस कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये नोट आप लोग देखिए ज़रा एक बार। इफ़ सॉइल इज ड्राई इट्स बल्क यूनिट वेट इज सेम एज ऑफ इट्स ड्राई यूनिट वेट। इट मीन्स इफ़ S इक्वल टू 0 देन गामा बल्क इक्वल टू गामा डी। तो दोस्तों, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर सॉइल ड्राई कंडीशन में है, अगर वो सूखी हुई कंडीशन में है, यानी कि फ़िलहाल जैसे कि मान लीजिए बहुत गर्मी पड़ी हुई है और बाहर जो ग्राउंड है वो उसमें पूरी गर्मी की वजह से जो सॉइल है वो पूरी की पूरी सूख गई है, तो वो फ़िलहाल ड्राई कंडीशन में है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है बाहर ग्राउंड की वो ड्राई स्टेट में है। तो अब अगर हमसे कोई कहेगा कि इस सॉइल का बल्क यूनिट वेट बताओ, तो हम लोग लिखेंगे बल्क यूनिट वेट होता है टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वेट ड्राई सॉइल का सॉलिड्स के जो वेट के बराबर होता है। तो वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम मैंने अभी पीछे डिराइव करके दिखाया था, वो गामा डी होता है। ये देखिए, जो वेट ऑफ सॉलिड्स होता है अपॉन टोटल वॉल्यूम इक्वल टू गामा डी। तो अगर एग्जिस्टिंग कंडीशन में सॉइल ड्राई है तो उसका जो गामा बल्क है, बल्क यूनिट वेट है, वो ड्राई यूनिट वेट के बराबर हो जाएगा। अगर एग्जिस्टिंग कंडीशन में जो सॉइल है वो पूरी सैचुरेटेड हो चुकी है, एग्जाम्पल के तौर पे आप इस तरीके से समझिए कि अभी अभी बारिश हुई है और पूरा का पूरा ग्राउंड पानी से भर गया है, तो ग्राउंड में जो सॉइल है वो इस वक्त पूरी की पूरी भीग चुकी है, उसके अंदर वॉइड्स के अंदर पानी भर चुका है, तो वो सॉइल जो है वो सैचुरेटेड हो चुकी है पूरी की पूरी, यानी कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो चुका है। तो अगर एग्जिस्टिंग कंडीशन में जो सॉइल वो सैचुरेटेड है, तो अगर अब हमसे कोई कहेगा कि उसका बल्क यूनिट वेट कितना है, तो हम लिखेंगे टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वेट होगा सैचुरेटेड वेट के बराबर, तो W सैचुरेटेड अपॉन VT होता है गामा सैचुरेटेड। तो उस कंडीशन में बल्क यूनिट वेट और सैचुरेटेड यूनिट वेट इक्वल हो जाएंगे। तो अगर S इक्वल टू 0 है तो गामा बल्क और गामा डी इक्वल हो जाएंगे, अगर S इक्वल टू 1 है तो गामा बल्क और गामा सैचुरेटेड बराबर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट यूनिट वेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, सबमर्ज्ड यूनिट वेट। इसको हम डिनोट करेंगे गामा सबमर्ज्ड ऐसे, और अगर हम कहेंगे सबमर्ज्ड डेंसिटी तो उसको डिनोट करेंगे रो सबमर्ज्ड ऐसे लिख के। तो दोस्तों, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये सबमर्ज्ड यूनिट वेट अगर हम निकाल रहे हैं तो जो सॉइल है वो सबमर्ज्ड है, यानी कि वो पानी के अंदर डूबी हुई है। तो जाहिर सी बात है, कभी कभी ऐसा होता है कि वाटर टेबल जो होती है वो बहुत ही ऊपर आ जाती है, और वो इतनी ऊपर आ जाती है
कि जो सॉइल का जो लेवल है वो ग्राउंड लेवल जो होता है वो पानी के लेवल से भी नीचे चला जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये समझना होगा तो आपने तालाब देखे होंगे। तो दोस्तों तालाब जनरली कैसे होते हैं, ये देखिए, अगर ये एक तालाब है दोस्तों, इसके अंदर पानी भरा होगा, इस तरह का कोई तालाब है, जस्ट समझने के लिए आप इसको देखिए, ये पानी भरा हुआ है, तो ये जो लेवल है इसके बेड का, ये नीचे जा चुका, ये यहाँ पे जो लेवल है सॉइल का, और यहाँ पे वाटर का लेवल है, वाटर लेवल या फिर वाटर टेबल कह लीजिए। तो यहाँ तक इसके अंदर पानी भरा हुआ है, और जो यहाँ पे सॉइल मौजूद है वो पूरी की पूरी डूब गई है पानी के अंदर। तो इस सॉइल को हम सबमर्ज्ड बोलेंगे, सबमर्ज्ड सॉइल। तो दोस्तों अगर ये पानी के अंदर पूरी डूब चुकी है तो जाहिर सी बात है इसका जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा वो S=1 होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। When the soil mass is submerged below the groundwater table, it is being acted upon force of buoyancy in vertically upward direction। यानी कि जब सॉइल मास पानी के अंदर डूब जाता है तो जो पानी होता है वो उसके ऊपर की डायरेक्शन में, सॉइल के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि सॉइल तो नीचे की तरफ, सॉइल का जो मास है, जो सॉइल का वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा, और जो बॉइंट फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा सॉइल के ऊपर। तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बॉइंट फोर्स लगती है सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर, मैग्नीट्यूड ऑफ विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉइल सॉलिड्स। और वो जो बॉइंट फोर्स सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर लगती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो वेट ऑफ वाटर जितना उस सॉइल ने डिस्प्लेस किया है उसके इक्वल होता है। हेंस इट रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। तो जाहिर सी बात है अगर नीचे से ऊपर की तरफ को फोर्स लग रहा होगा दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि जो वेट है सॉलिड्स का उसके वेट में थोड़ा सा रिडक्शन आएगा। तो दोस्तों रेशियो ऑफ रिड्यूस्ड वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज टर्म्ड एज सबमर्ज्ड यूनिट वेट, इज टर्म्ड एज सबमर्ज्ड यूनिट वेट। यानी कि जो घटा हुआ वजन होगा सॉइल सॉलिड्स का, जो घटा हुआ वजन होगा सॉइल सॉलिड्स का, उसका रेशो जब हम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल से लेंगे तो वो सबमर्ज्ड यूनिट वेट निकल के आएगा। तो दोस्तों इसको ऐसे लिखना होगा कि गामा सबमर्ज्ड इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स इन सबमर्ज्ड कंडीशन अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो चलिए मैं आपको एक बार समझाता हूँ यहाँ पे। चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ अब यहाँ पे कि बॉइंट फोर्स लगती कैसे है सॉलिड्स के ऊपर। फ्रेंड्स आपको पता है कि जो सॉइल होती है वो छोटे छोटे सॉइल सॉलिड्स का एक बॉन्डिंग से बनती है। जैसे ये छोटे छोटे सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ये आपस में जुड़े रहते हैं ऐसे, और इनके बीच में जो गैप होता है दोस्तों उसको हम वॉइड्स बोलते हैं। तो दोस्तों अब ये जैसे सॉइल को जब सॉइल पानी के अंदर डूब जाएगी तो ये जो छोटे छोटे सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं दोस्तों, इनके ऊपर वर्टिकली डायरेक्शन में जो पानी होता है वो बॉइंट फोर्स लगाता है। बॉइंट फोर्स को हम एफ और बी ऐसे डिनोट करते हैं। तो दोस्तों ऊपर से सॉलिड्स का वजन नीचे की तरफ को लगता है और नीचे से बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ को लगता है। तो जो टोटल वेट बचता है वो होता है टोटल वेट ऑफ सॉलिड्स माइनस बॉइंट फोर्स इक्वल टू सबमर्ज्ड वेट W'। तो दोस्तों गामा सबमर्ज्ड होता है वेट ऑफ सॉलिड्स इन सबमर्ज्ड कंडीशन अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आपको ये सबमर्ज्ड वेट कैसे निकालना है। सबमर्ज्ड वेट निकालने का तरीका होता है, अगर हम सॉलिड्स का सबमर्ज्ड वेट निकालना चाहते हैं तो वो होगा वेट ऑफ सॉलिड्स माइनस बॉइंट फोर्स। तो दोस्तों बॉइंट फोर्स को अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर बॉइंट फोर्स सॉइल के सॉलिड्स पार्टिकल्स के ऊपर लग रही है तो हम उनका वॉल्यूम यहाँ पे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। और ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये पानी के अंदर डूबे हुए हैं तो हम यहाँ पे यूनिट वेट लेंगे वाटर का। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये सॉलिड पार्टिकल्स पानी के अलावा किसी और चीज़ में डूबे होते, जैसे कि तेल में, ऑयल या फिर मरकरी, कोई भी ऐसा फ्लूइड होता, जिस भी फ्लूइड के अंदर ये डूबे होते हम उसी का यूनिट वेट लेते। लेकिन हम यहाँ पे पानी की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम यूनिट वेट ऑफ वाटर लेंगे और वॉल्यूम उसी चीज़ की लेंगे जो पानी के अंदर डूबी हुई है। तो यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स डूबे हुए हैं तो हमने सॉलिड पार्टिकल्स का वॉल्यूम लिया। तो दोस्तों ये सबमर्ज्ड यूनिट वेट निकालने का तरीका होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं एक रिलेशन जो कि गामा सबमर्ज्ड और गामा सैचुरेटेड के बीच में होता है। तो गामा सबमर्ज्ड और गामा सैचुरेटेड इन दोनों के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। तो इस रिलेशन को निकालने का तरीका देखिए दोस्तों, हम टोटल वेट ऑफ सॉइल जो पानी के अंदर डूबा हुआ है उसका सबमर्ज्ड कंडीशन में जो वेट निकलेगा उसको हम कैलकुलेट करते हैं। यानी कि एक सैंपल है सॉइल का, जब वो पानी के अंदर डूब गया
तो उसका वजन, टोटल सॉइल का जो वजन है वो कितना बचा, बॉइंट फोर्स लगने के बाद उसका वजन जो कितना बचा है, वेट उसका जो बचा है सॉइल का, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल वेट अगर हम ले रहे हैं तो हम टोटल वेट में से बॉइंट फोर्स माइनस कर देंगे, तो बॉइंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल की इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, क्योंकि वो पानी के अंदर डूबी हुई है। तो यहाँ से हम टोटल वेट को लिखेंगे वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर, और टोटल वॉल्यूम को लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू गामा डब्ल्यू। तो दोस्तों अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। डब्ल्यू एस के साथ हम लिखेंगे वी एस इंटू गामा डब्ल्यू माइनस में, वेट ऑफ वाटर के साथ हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू गामा वाटर माइनस में। गामा वाटर का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, यूनिट वेट ऑफ वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। जब हम गामा डब्ल्यू की जगह वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर रखेंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल होकर जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास में जो टोटल वेट है, तो जो हमारे पास में डब्ल्यू टी सबमर्ज्ड है, टोटल वेट जो सबमर्ज्ड है, वो हमारे पास में जो बचेगा वो बचेगा डब्ल्यू एस माइनस वी एस इंटू गामा डब्ल्यू। और डब्ल्यू एस माइनस वी एस इंटू गामा डब्ल्यू, देखिए ज़रा ध्यान से यहाँ पे, डब्ल्यू एस माइनस वी एस इंटू गामा डब्ल्यू इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स होता है सबमर्ज्ड कंडीशन में, और टोटल वेट सबमर्ज्ड कंडीशन में भी यही निकल के आया हमारे पास में डब्ल्यू एस माइनस वी एस इंटू गामा डब्ल्यू। तो यहाँ से एक बात साफ हो जाती है कि टोटल सॉइल का वेट सबमर्ज्ड कंडीशन में और सॉलिड्स का वेट सबमर्ज्ड कंडीशन में बराबर होता है। सिर्फ इसीलिए हमने यहाँ पे गामा सबमर्ज्ड में हमने सॉलिड्स का सबमर्ज्ड वेट लिया था, ना कि टोटल। यहाँ पे डब्ल्यू एस सबमर्ज्ड हमने इसीलिए लिया था क्योंकि डब्ल्यू टी सबमर्ज्ड और डब्ल्यू एस सबमर्ज्ड बराबर होते हैं, और क्योंकि सॉलिड्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है दोस्तों, मोर सिग्निफिकेंट होते हैं सॉलिड्स, तो इसलिए हम यहाँ पे डब्ल्यू एस सबमर्ज्ड लेते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये बात प्रूफ हो गई है कि यहाँ से ये दोनों इक्वल होंगे। अब हम निकालेंगे रिलेशन निकालने के लिए वही सेम गामा सबमर्ज्ड का फॉर्मूला डब्ल्यू एस सबमर्ज्ड अपॉन वी टी। डब्ल्यू एस सबमर्ज्ड और डब्ल्यू टी सबमर्ज्ड इक्वल होते हैं, इसलिए यहाँ पे इसकी जगह हम डब्ल्यू टी सबमर्ज्ड लिख के उसको वी टी से अपॉन में वी टी लिखेंगे, और डब्ल्यू टी सबमर्ज्ड की जगह हम लिखेंगे यहाँ से ये जो हमने वैल्यू हमने लिखी थी डब्ल्यू टी सबमर्ज्ड इक्वल टू डब्ल्यू टी माइनस वी टी इंटू गामा डब्ल्यू। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह डब्ल्यू टी माइनस वी टी इंटू गामा डब्ल्यू लिखा। अब डिनोमिनेटर में हम सेपरेट वी टी लिख लेंगे, इसके अपॉन में भी इसके अपॉन में भी हमने लिख दिया। तो वी टी से वी टी कैंसिल हो गया। दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सॉइल जो है वो सबमर्ज्ड कंडीशन में डूबी हुई है पानी में, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इसका 1 होना है। तो जो टोटल वेट होगा वो सैचुरेटेड वेट के बराबर होगा, क्योंकि ये सॉइल सैचुरेटेड कंडीशन में है। तो दोस्तों यहाँ पे डब्ल्यू सैचुरेटेड अपॉन डब्ल्यू टी अपॉन वी टी या फिर डब्ल्यू सैचुरेटेड अपॉन वी टी अगर हम लिखेंगे तो ये निकल के आएगा गामा सैचुरेटेड, और यहाँ से वी टी से वी टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा गामा डब्ल्यू। रिलेशन हमारे पास में निकल के आ गया है गामा सबमर्ज्ड इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। और अगर हम इसको डेंसिटी की फॉर्म में दिखाएंगे, रो की फॉर्म में दिखाएंगे, तो वो हो जाएगा रो सबमर्ज्ड इक्वल टू रो सैचुरेटेड माइनस रो डब्ल्यू। तो दोस्तों आई होप आपको ये रिलेशन क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन इस रिलेशन के बेस पे आते हैं, तो इसको अच्छे से आप समझना और याद रखना दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं अब आपको यहाँ पे कैपिलरी एक्शन के बारे में बताऊंगा। कैपिलरी एक्शन होता क्या है। कैपिलरी एक्शन, इस डायग्राम को ध्यान से समझना होगा। ये हमारे पास में ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल यानी कि यहाँ तक ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल, और ये हमारी वाटर टेबल है, यहाँ तक हमारा वाटर टेबल है। तो दोस्तों ग्राउंड लेवल ऊपर है, वाटर टेबल बहुत नीचे है। तो इस वाटर टेबल से नीचे जो सॉइल मौजूद होगी वो तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन उसका तो 1 होगा ही होगा, वो तो 100% फुल्ली सैचुरेटेड होगी ही होगी। लेकिन कैपिलरी एक्शन की वजह से थोड़ा सा पानी ऊपर की सॉइल में वॉइड्स में भर जाता है। दोस्तों हमारे पास में वाटर टेबल तो यहीं तक मौजूद है, लेकिन ये पानी थोड़ा थोड़ा इन जो सॉलिड के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो गैप होता है, कैपिलरी जोन होता है, इसको हम कैपिलरी जोन बोलते हैं। यानी कि जहाँ तक ये पानी पोर्स में ऊपर भरेगा उस जोन को हम कैपिलरी जोन बोलेंगे। तो कैपिलरी जोन में जो सॉइल होती है उसकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी 100% होती है, यानी कि उसकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी 1 होती है। और कैपिलरी जोन के ऊपर जो सॉइल प्रेजेंट होगी इसकी जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है दोस्तों वो 0 to 1, वो 0 to 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो दोस्तों
अब आप लोग यहाँ पे इस डायग्राम को एक बार जरा ध्यान से देखिए। ये हमारे पास में एक फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का डायग्राम है। इसकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है। वॉइड्स के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। दोस्तों जब ये सॉइल सबमर्ज कंडीशन में होगी तो इसके ऊपर बॉइंट फोर्स लग रहा होगा। वो बॉइंट फोर्स जो होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इनटू गामा डब्ल्यू। दोस्तों इस चीज़ को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इनटू गामा डब्ल्यू का फॉर्मूला मत समझना। ये तो बॉइंट फोर्स निकाला जा रहा है क्योंकि सॉलिड्स के ऊपर जो बॉइंट फोर्स है वो लग रहा है। एक्चुअल में जो बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू गामा फ्लूइड। यानी कि जो भी बॉडी पानी के अंदर है उसका वॉल्यूम और जिस फ्लूइड के अंदर वो बॉडी डूबी हुई है उसका गामा। तो दोस्तों हमारे पास में जो बॉडी है फिलहाल वो है सॉलिड्स, इसलिए हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स लिया है। और फ्लूइड हमारे पास में है पानी। तो दोस्तों पानी के अंदर ये सॉइल सैंपल डूबा हुआ है तो इसलिए हमने यूनिट वेट पानी का लिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये नेक्स्ट हमारे पास में एक नोट है, सॉइल इन सबमर्ज कंडीशन विल बी इन सैचुरेटेड स्टेट। बिल्कुल सही है। जो सॉइल सबमर्ज कंडीशन में होगी, जो डूबी हुई होगी, वो सैचुरेटेड भी होगी। बट सॉइल इन सैचुरेटेड कंडीशन नीड नॉट टू बी इन सबमर्ज्ड कंडीशन। लेकिन दोस्तों जो सॉइल सैचुरेटेड कंडीशन में होगी जरूरी नहीं है कि वो सबमर्ज्ड हो। तो ये बहुत ही बारीक बात है, इसको आप एक बार ध्यान से समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो सॉइल सबमर्ज्ड कंडीशन में होगी वो सैचुरेटेड भी होगी, लेकिन जो सॉइल सैचुरेटेड कंडीशन में होगी ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सबमर्ज्ड कंडीशन में भी हो। बिना सबमर्ज्ड कंडीशन के भी सॉइल सैचुरेटेड हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर इस डायग्राम में दिखाया था, वाटर टेबल यहाँ पे है, ये वाटर टेबल है दोस्तों। और यहाँ पे जो सॉइल मौजूद है कैपिलरी जोन में, ये पूरी की पूरी सैचुरेटेड है, फुली सैचुरेटेड है। तो ये सॉइल सबमर्ज्ड कंडीशन में नहीं है, उसके बावजूद भी ये सैचुरेटेड है। तो यहाँ से प्रूफ ये होता है कि दोस्तों सॉइल अगर सबमर्ज्ड कंडीशन में नहीं भी है तो भी वो सैचुरेटेड हो सकती है। तो यही इस नोट का मतलब था दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का कोई किसी भी एग्जाम में कोई पूछ लेगा तो इसको आप याद रखना। सॉइल मास बिलो द वाटर टेबल इज इन सबमर्ज्ड कंडीशन एज वेल एज इन सैचुरेटेड कंडीशन। यानी कि जो सॉइल मास होता है, जो सॉइल मास वाटर टेबल से नीचे होता है, यानी कि ये वाटर टेबल का लेवल है दोस्तों, इसके नीचे जो सॉइल मास होगा वो सैचुरेटेड कंडीशन में होगा ही होगा। ठीक है। वेयर एज सॉइल मास इन कैपिलरी जोन इज इन सैचुरेटेड कंडीशन ओनली। लेकिन जो कैपिलरी जोन में जो सॉइल मास होगा वो केवल और केवल सैचुरेटेड कंडीशन में होगा, सबमर्ज्ड कंडीशन में नहीं होगा। सबमर्ज्ड कंडीशन में केवल इससे नीचे का सॉइल मास होगा और इससे ऊपर का जो ये सॉइल मास है कैपिलरी जोन वाला, ये सिर्फ सैचुरेटेड कंडीशन में होगा, सबमर्ज्ड कंडीशन में नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट यूनिट वेट की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। ये है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, इसको डिनोट करते हैं गामा एस से। और अगर हम इसको डेंसिटी की फॉर्म में लेंगे तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स अगर हम इसको लेंगे तो रो एस से डिनोट करेंगे। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड्स की तो वेट ऑफ सॉलिड्स ऊपर आएगा और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स नीचे आएगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स की बात की जा रही है दोस्तों, तो उसी सॉलिड जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, अगर हम टोटल वेट ऑफ सॉइल की बात करते, यानी कि अगर हम बल्क यूनिट वेट की बात करते, तो बल्क यूनिट वेट का मतलब पूरी की पूरी सॉइल का वेट, पूरी की पूरी सॉइल का यूनिट वेट होता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पे सिर्फ हम वेट ऑफ सॉलिड्स लेंगे और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स लेंगे। अगर यहाँ पे हम, चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, अगर हम यूनिट वेट सिर्फ वाटर का निकालेंगे तो हम इसको लेंगे, यहाँ पे लाइट थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है, इधर लिखता हूँ दोस्तों। अगर हम यूनिट वेट ऑफ वाटर की बात करेंगे तो उस कंडीशन में वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर लेंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों हम यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे तो वेट ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स लेंगे, WS अपॉन VS। तो फ्रेंड्स मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनका वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। तो वेट ऑफ सॉलिड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस इनका ज़्यादा होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि गामा एस इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। और दोस्तों अगर इसको डेंसिटी की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको दिखाएंगे मास ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे चल के ये एक नोट देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, चलिए मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ।
जो मैग्नीट्यूड होता है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा गामा एस का होता है, यानी कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद जो मैग्नीट्यूड आता है वो गामा सैचुरेटेड का आएगा, उसके बाद गामा बल्क, उसके बाद गामा डी और उसके बाद गामा सबमर्ज्ड। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। गामा एस का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा क्यों होता है दोस्तों? गामा एस का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होता है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हमेशा कम होता है टोटल वॉल्यूम से। तो डिनोमिनेटर में दोस्तों अगर छोटी वैल्यू आ रही है तो डेफिनेटली ये वैल्यू ज़्यादा ही आनी है। अगर डिनोमिनेटर हमारा छोटा है, अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो डेफिनेटली वैल्यू बड़ी आने वाली है। तो बाकी जितने भी यूनिट वेट्स हैं, ध्यान से देखना दोस्तों, ये 4 यूनिट वेट्स जो बचते हैं बाकी ये चारों, इन सब के डिनोमिनेटर में टोटल वॉल्यूम आएगा, तो वो वैल्यू अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि इन सब की जो रेशियो होता है वो विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम होता है, और गामा एस का जो रेशियो होता है वो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कम होती है, छोटी होती है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल से, इसलिए हमेशा गामा एस का ही मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं गामा सैचुरेटेड इसके बाद क्यों आता है। गामा सैचुरेटेड इसके बाद इसलिए आता है कि जब सॉइल पूरी की पूरी भीग जाएगी तो उसकी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो सॉइल प्रेजेंट होती है उसके अंदर वॉइड्स के अंदर पूरा का पूरा पानी भर जाता है, और पानी भरने की वजह से जो वेट होता है सॉइल का वो बढ़ जाता है। तो वेट बढ़ जाएगा, तो जितना ज़्यादा वेट बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा उसका यूनिट वेट की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो सैचुरेटेड कंडीशन में सॉइल का वेट सबसे ज़्यादा होता है, तो दोस्तों इसलिए गामा सैचुरेटेड गामा एस के बाद आएगा। फिर गामा बल्क, अगर सॉइल गामा सैचुरेटेड के बाद सॉइल का जो वेट होता है वो सबसे ज़्यादा वो बल्क कंडीशन में होता है, यानी कि जब उसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, कि उसके वॉइड के अंदर थोड़ा सा पानी भी मौजूद है और थोड़ी सी एयर भी मौजूद है। तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स जो होता है बल्क यूनिट वेट जो होता है सॉइल का वो सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद गामा डी, गामा डी में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पानी होता है, जो वाटर होता है वो सॉइल के अंदर से गायब हो जाता है, और उस कंडीशन में जो वेट बचता है वो सॉइल का वो केवल वेट ऑफ सॉलिड्स बचता है। तो गामा डी इक्वल टू WS/VT होता है, मैंने आपको बताया था पहले ही। तो गामा बल्क के बाद जो मैग्नीट्यूड आएगा वो गामा डी का आएगा। और दोस्तों सबसे कम जो मैग्नीट्यूड होता है वो गामा सबमर्ज्ड का होता है, क्योंकि जब सॉइल डूब जाती है तो डूबने के बाद उसके ऊपर बॉइंट फोर्स लगता है, तो जो सॉलिड्स का जो वेट होता है बॉइंट फोर्स लगने से वो और भी कम हो जाता है, तो इसलिए गामा सबमर्ज्ड का मैग्नीट्यूड सबसे कम होता है। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपको वैल्यूज़ लिखा रखी हैं, इनसे भी आप लोग समझना, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि हम जनरली हमारी जो वैल्यूज़ आएंगी गामा की वो अराउंड गामा एस की 26 और 29 के आसपास आती है। गामा सैचुरेटेड की वैल्यू 20 और 22 के अप्रॉक्सीमेट आती है। गामा डी की वैल्यू 18 से 20 के आसपास आएगी, और गामा सबमर्ज की जो वैल्यू होती है वो 10 किलो न्यूटन पर मीटर के आसपास आती है। तो दोस्तों ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, इनको आप रट मत लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल में कोई भी वैल्यू आ सकती है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं। तो दोस्तों इनसे, इन वैल्यूज़ की हेल्प से भी आप लोग समझ सकते हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज कौन सी चीज़ बड़ी है और कौन सी चीज़ छोटी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा रखा है दीज आर अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़। तो चलिए दोस्तों अब इस रिलेशन को आप ध्यान से देखिए। दोस्तों गामा सबमर्ज्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो अप्रॉक्सीमेटली नियरली आधा होता है गामा सैचुरेटेड के। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे गामा सैचुरेटेड का मैग्नीट्यूड है 20 और 22 के आसपास। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दोस्तों गामा सैचुरेटेड का मैग्नीट्यूड है 20 और 22 के आसपास, 20 से लेकर 22 के आसपास, और गामा सबमर्ज्ड का मैग्नीट्यूड है 10, अराउंड 10। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हाफ है इसका। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा रखी है कि गामा सबमर्ज्ड नियरली गामा सैचुरेटेड का हाफ होता है। तो ये रिलेशन भी आप लोग अच्छे से याद रखना फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चल के नोट नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स इज मोर सिग्निफिकेंट दैन ड्राई यूनिट वेट बिकॉज सॉलिड्स आर मोर स्टेबल क्वांटिटी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पहले भी कई बार बता चुका हूँ। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स होता है WS/VS, ड्राई यूनिट वेट होता है WS/VT। आप लोग अच्छे तरीके से कंपेयर कर पा रहे होंगे, ये चीज़ ज़्यादा स्टेबल है कि ये चीज़ ज़्यादा स्टेबल है। चलिए देखते हैं कौन सी। दोस्तों न्यूमरेटर में है वेट ऑफ सॉलिड्स, ये स्टेबल होते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ये भी स्टेबल होते हैं। तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स स्टेबल हो गया, गामा एस स्टेबल हो गया। अब बात करते हैं ड्राई यूनिट वेट गामा डी की, देखते हैं कितना स्टेबल है।
न्यूमिनेटर में WS वेट ऑफ सॉलिड्स कभी चेंज नहीं होते, स्टेबल। लेकिन डिनोमिनेटर में VT आ गया तो VT स्टेबल नहीं होता, टोटल वॉल्यूम सॉइल का कभी स्टेबल नहीं होता, वो चेंज होता रहता है, अलग अलग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये अनस्टेबल हो गया, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं आएगा जितना इसका आएगा, तो गामा S ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। तो यही इसी नोट में बस यही लिखा हुआ है दोस्तों। चलिए अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी G। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सॉइल की, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर इसको एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोला जाता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। ये दो हेडिंग है दोस्तों ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी की। पहली हेडिंग देखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ गिवन वॉल्यूम टू द वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड ऑफ सेम वॉल्यूम। यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनका रेशियो और उतनी ही वॉल्यूम का जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है वाटर उसका रेशियो स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी कह लीजिए या फिर एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी कह लीजिए। और दोस्तों इसको एक और नाम दिया जाता है, उसको बोला जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स GS। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन देखिए, ये वाली डेफिनेशन समझने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स टू द यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर। वैसे तो फ्लूइड्स कई तरह के होते हैं लेकिन स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर माना जाता है, तो इस बात को आप याद रखना। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो रेशियो होता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स का और यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड यानी कि वाटर का। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इजी टू अंडरस्टैंड। तो देखते हैं, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स होती है वो होती है वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ गिवन वॉल्यूम अपॉन वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम और गामा S अपॉन गामा W। G इक्वल टू गामा S अपॉन गामा W। तो G के ऑब्लिक में हमने GS भी लिखा हुआ है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। इसको आप स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलिए या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स बोलिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम सॉलिड्स की निकाल रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे न्यूमिनेटर में यूनिट वेट लिया है सॉलिड्स का और डिनोमिनेटर में हमने यूनिट वेट लिया है स्टैंडर्ड फ्लूइड का। स्टैंडर्ड फ्लूइड यानी कि वाटर। तो GS इक्वल टू गामा S अपॉन गामा W। और अगर हम इसको डेंसिटी की फॉर्म में दिखाना चाहेंगे तो रो S अपॉन रो W। बहुत ही सिंपल है। चलिए अब हम इसकी रेंज की बात करते हैं दोस्तों कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेंज कितनी होती है। तो दोस्तों इसकी रेंज वेरी करती है। इनऑर्गेनिक सॉइल में इसकी रेंज होती है 2.6 टू 2.9। ऑर्गेनिक सॉइल में इसकी रेंज होती है 1 to 2, 1 से लेके 2 के बीच में। तो ये रेंज मैंने आपको बता दी है। तो चलिए अब अगली जो टाइप 2 की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसके बारे में बात करते हैं। टाइप 2 की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है मास या फिर बल्क कह लीजिए या फिर अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये 3 नाम है, इनमें से कोई भी एक नाम आप अपनी उससे देख सकते हैं। तीनों एक ही हैं, चाहे मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कहिए, चाहे बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी कहिए, चाहे अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी कहिए, एक ही बात है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल G और उसके सामने सफिक्स में स्मॉल m से। तो चलिए दोस्तों इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉइल। पिछले वाले केस में हमने सॉलिड्स का वेट लिया था दोस्तों, वेट ऑफ सॉलिड्स लिया था, लेकिन यहाँ पे हम टोटल वेट ऑफ सॉइल लेंगे ऑफ गिवन वॉल्यूम टू द वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम। वही सब सेम है, बस पिछली बार हमने रेशियो लिया था वेट ऑफ सॉलिड्स का ऑफ गिवन वॉल्यूम और उसके नीचे हमने डिनोमिनेटर में वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम। बस इस बार हमने वेट ऑफ सॉलिड्स की जगह टोटल वेट ऑफ सॉइल लिया है। तो इसमें बस यही डिफरेंस है। तो दोस्तों इसका जो दूसरा डेफिनेशन है वो देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल टू द यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड यानी कि वाटर। बहुत सिंपल है। जो GS होता है वो होता है, यानी कि जो GS होता है वो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स, जो होता है वो होता है गामा S अपॉन गामा W। और जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है या फिर बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो होता है गामा बल्क अपॉन गामा W। बहुत सिंपल है। पिछले वाले केस में, इन दोनों केस को ध्यान से देखिए, इस वाले केस में स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है सॉलिड्स की वो गामा S अपॉन गामा W होती है या फिर रो S अपॉन रो W कह लीजिए। और जो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो गामा बल्क अपॉन गामा W होती है या फिर उसको रो बल्क अपॉन रो W कह लीजिए। तो अब चलिए इन दोनों में कंपेयर करते हैं दोस्तों।
इन दोनों में कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन सा होता है, मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले बताया था कि गामा एस का मैग्नीट्यूड गामा बल्क से ज़्यादा होता है, गामा एस का मैग्नीट्यूड गामा बल्क से ज़्यादा होता है, इसीलिए जी एस का मैग्नीट्यूड भी जी एम से ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी कि जी एम इज़ लेस देन जी, यानी कि जी एम बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ लेस देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पे मैंने लिखवा दिया कि जी एम इज़ लेस देन जी बिकॉज गामा बल्क इज़ लेस देन गामा सॉलिड्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नोट करके लिखना, इन इंडिया स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रिपोर्टेड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों इंडिया में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जी, वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिनोट की जाती है। एंड इफ इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी कंप्यूटेड एट एनी अदर टेम्परेचर, और अगर हमें ज़रूरत पड़े स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी और टेम्परेचर पे निकालने की, देन करस्पॉन्डिंग चेंज इन यूनिट वेट ऑफ वाटर शुड ऑल्सो कंसिडर। तो हमको उसी के साथ साथ यूनिट वेट, जो वाटर का यूनिट वेट है, उसमें भी करस्पॉन्डिंग चेंज हम जो आएंगे उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हमको 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वो कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमको 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो उसको निकालने का तरीका होता है, मैंने आपको बताया था कि जी एस का रिलेशन क्या होता है। जी एस इक्वल टू गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू होता है, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू होती है, ये मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ से हम गामा एस, जो गामा डब्ल्यू है वो इधर लेके चले जाएंगे, तो वो जी एस के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो गामा एस इक्वल टू जी एस इंटू गामा डब्ल्यू हो जाएगा, और गामा एस इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन वी एस भी होता है। ये मैंने आपको पहले बताया था थोड़ी देर पहले कि जो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स होता है वो वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होता है। तो दोस्तों गामा एस किसी भी टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट एट एनी टेम्परेचर। तो चलिए यहाँ से अगर ये कांस्टेंट होता है, किसी भी टेम्परेचर पे कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी टी डिग्री सेंटीग्रेड इंटू गामा डब्ल्यू टी डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू जी 27 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू गामा डब्ल्यू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए हमने इक्वेट किया इनको। इक्वेट करने के बाद अगर हमको 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर जी निकालना है, तो यहाँ से गामा डब्ल्यू को डिनोमिनेटर में इधर लेके आएंगे, तो हमारे पास में जो जी 27 डिग्री सेंटीग्रेड है वो उसकी वैल्यू आएगी जी टी डिग्री सेंटीग्रेड इंटू, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी एट टी डिग्री सेंटीग्रेड इंटू गामा डब्ल्यू एट टी डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन गामा डब्ल्यू एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये रिलेशन यहाँ से निकल के आता है दोस्तों, इसको भी आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास में जो है वो है सोल ऑफ सॉइल। दोस्तों सोल ऑफ सॉइल इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं जो मैंने नोटबुक में लिखे हुए हैं, ये 11 फार्मूले हैं टोटल, ये 11 फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि पूरी की पूरी सॉइल मैकेनिक्स इन्हीं फार्मूलों के ऊपर टिकी हुई है। आगे चल के आप जितने भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, इन फार्मूलाज की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो दोस्तों इनमें से जो ये बाद के 4 फार्मूले हैं, 1, 2, 3 और ये वाला 4, इनका डेरिवेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप अपने नोट्स एक बार चेक करना या फिर मेरी वीडियोस को एक बार दोबारा देखना, तो आपको पता चलेगा। इन चारों का रिलेशन मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ डिराइव करके। बचे ये 7 रिलेशन, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 रिलेशन मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा। अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा अगले पार्ट में, उसमें ये 7 रिलेशन मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ये सारे के सारे फॉर्मूले आप कॉपी कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनको बिल्कुल रट लीजिए, इनको बिल्कुल छोड़ना नहीं है एक भी फॉर्मूले को। तो चलिए अब इस नोट के ये रूल है दोस्तों, आपके पास आगे चल के कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि यहाँ से सॉइल उठाई और यहाँ पे उसको लेके गए, तो बताइए उसकी वॉल्यूम कितना चेंज आएगा एट्सेट्रा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको कुछ नहीं करना है, वेट ऑफ सॉलिड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को इक्वेट करना है। तो जैसे यहाँ से सॉइल उठाई यहाँ पे लेके आए, तो वेट ऑफ सॉलिड्स जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ के वेट ऑफ सॉलिड्स को और यहाँ के वेट ऑफ सॉलिड्स को बराबर कर दीजिए, या फिर यहाँ के वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को और यहाँ के वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को बराबर कर दीजिए, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में कि इन द मिक्सिंग ऑफ सॉइल प्रॉब्लम एंड एक्सकेवेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आइदर इक्वेट वेट ऑफ सॉलिड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। यानी कि अगर मिक्सिंग ऑफ सॉइल की प्रॉब्लम आए आपके पास में न्यूमेरिकल्स, या फिर एक्सकेवेशन या ट्रांसपोर्टेशन के न्यूमेरिकल्स आए,
तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में आपको या तो आप वेट ऑफ सॉलिड्स को इक्वेट कर दीजिए या फिर आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को इक्वेट कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम जो है न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी वीडियो मैं पार्ट 3 बनाऊंगा, उसमें आगे चल के मैं आपको ये 7 फार्मूला है इनके डेरिवेशन बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय।